Hi, this is Dr. Bhavna B. Shinde. This is the episode number 6 of Autism Doc Talk, wherein we interact with the experts and who's who of autism care who cater to autistic individuals and their caregivers. As a mandatory process, let me take you through the compulsory disclaimers which say that whatever we discuss here should not be considered as individual medical advice, and for the same you can approach your medical professionals. And again, whatever the experts endorse or promote through this platform, I as a host may not be supporting the same. So today, an important pillar of autism care, they are psychiatrists. As we understand it very well, साइकाइट्रिस्ट जो है वो ऑटिज्म केयर के एक महत्वपूर्ण अंग तो है ही, जो बच्चे और बड़े, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन दोनों को केटर करते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो साहब मेरे बैचमेट भी है, और उनकी एक और खासियत और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है फॉर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। तो उनको वेलकम करते हैं, उससे पहले उनकी सीवी देख लेते हैं। He has done his MBBS and MD in psychiatry. He is a professor and head Department of Psychiatry at Maharaja Agarsen Medical College, Agroha, and he serves as consultant adult psychiatrist. इनके नाम पे काफ़ी पब्लिकेशंस है और इन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं। तो डिटेल्स में ना जाते हुए मैं इनको इनवाइट करती हूँ। हाय रोल नंबर 3, कैसे हेलो हैं आप? भावना, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ऑल वेल। तो ये आप बोलने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही है शेखू। तो सबसे पहले तो तुझे थैंक यू कि आई अंडरस्टैंड बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एज वेल एज वर्किंग एज अ एडल्ट साइकाइट्री कंसल्टेंट, आप बहुत ज़्यादा बिजी है और मैं आपकी अपॉइंटमेंट लेने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड यू वर द फर्स्ट वन जो मैंने बस वर्ड अटर ही किया था, आई नीड योर हेल्प, एंड यू आर लाइक यस आई एम इन। सो थैंक यू फॉर दैट। ये Thank you for सपोर्ट, giving me opportunity. ओह थैंक यू सो मच। Thank you. सो शेखू, आप हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि अब तक जो भी डिस्कशंस हमारे प्लेटफॉर्म पे हुए हैं वो जनरली बच्चों के लिए थे। So we had a pediatric orthopedic surgeon, we had a pediatric neurologist, a pediatrician, and mostly on genetics part as well. We discussed about the ANC part of genetics. तो Okay. एडल्ट के बारे में हमें एटलीस्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आपसे ये जानना था, क्योंकि आप एडल्ट साइकाइट्रिस्ट भी है और एडल्ट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को आप केटर भी करते हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि ऑटिस्टिक एडल्ट्स आपके पास किन चीज़ों के लिए आते हैं या किन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं? थैंक यू भावना। ऑटिस्टिक एडल्ट्स यूजुअली हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ ऑटिस्टिक एडल्ट्स आते हैं। एक तो जो एडल्ट्स जिनमें बचपन में ही ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या फिर हम लोग जिनको परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं साइकेट्री में, उनकी डायग्नोसिस बचपन में ही जिनकी हो चुकी होती है, उनको पेरेंट्स लाते हैं। अगर उनको कोई बिहेवियरल या फिर मूड डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो, और या फिर कुछ डायग्नोसिस जो हमने इनिशियली मिस करी थी पर धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस हमें पता लगा कि उनमें ऑटिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे कि कुछ एडल्ट्स आते हैं जो कि एंग्जाइटी की कंप्लेंट से आते हैं, या फिर उनको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में घबराहट होने लग जाती थी। तो उन एडल्ट्स को हम लोगों ने धीरे धीरे देखा कि वो एडल्ट ऑटिज्म, या फिर हम लोग बोलेंगे कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते थे वो, जो कि इनिशियली उनमें डायग्नोसिस नहीं हो पाए ऑटिज्म का, लेकिन बाद में उनमें धीरे धीरे हम लोगों ने थ्रू मैनी फॉलोअप उनमें ऑटिज्म की डायग्नोसिस बनाई। ओके ओके, क्योंकि ये आमतौर पर इनफैक्ट जब भी मैं सोचती हूँ कि हैव आई एवर मेट एन एडल्ट विद ऑटिज्म, तो कुछ कुछ शख्स जो हमारे लाइफ में आ चुके होते हैं हम उनके बारे में सोचते हैं, ओके
ये बंदे को ये हो सकता था, वो हो सकता था। हाँ, हाँ। तो वही आई वाज वंडरिंग कि एडल्ट्स में ऑटिज्म का डायग्नोसिस कैसे होता होगा, बट एज यू वेरी राइटली मेंशन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, और जैसे बार-बार फॉलोअप के बाद हाँ, कुछ शुरू में हम कोई भी अगर ऐसे एडल्ट्स हमारे पास आए तो हमने सोचा कि नहीं ठीक है, ये एक एंग्जायटी का बच्चा है या फिर इसको थोड़ा बहुत एंग्जायटी ट्रेट्स हैं, या कई बार हम लोग उनको पर्सनैलिटी ट्रेट्स में भी डाल देते हैं कि कोई पर्सनैलिटी इशू होगा या फिर कोई काइंड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन धीरे-धीरे रेट्रोस्पेक्टिव में अगर हमने उनको डिटेल में देखा कि वो नॉर्मली जो एडल्ट्स होते थे जो कि एंग्जायटी या डिप्रेशन की कंप्लेंट से आते थे, उन उनके बजाय वो दूसरी दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उनमें एक बार कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही उनकी एंग्जायटी बढ़ती थी, लेकिन वो हुँ, परमानेंटली नहीं रहती थी, या फिर उनका बिहेवियर में थोड़ा-सा एक पर्टिकुलर सेमनेस होती थी कि एक घर घर में जैसे बच्चा है या एडल्ट है, उसको कोई भी चीज़ है उसको मूवमेंट नहीं करना है, एक पर्टिकुलर सेमनेस थी। धीरे-धीरे हमें लगा कि वो कुछ हद तक ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, दो एडल्ट ऑटिज़्म या फिर हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक एडल्ट्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं होते हैं इंडिया में, लेकिन स्टिल कुछ लोगों में हमने बड़ी मुश्किल से उनमें डायग्नोसिस बनाई थ्रू मैनी फॉलोअप्स। ओके, यस, यस, दैट हेल्प्स। तो जैसे जहाँ कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ भी हो सकती है अ, ऑटिज़्म में, हाँ, तो जैसे अगर कई बार पेशेंट्स, साइकियाट्री रिलेटेड। कई बार जो पेरेंट्स लेके आते थे बच्चों को जिनको जी। चाइल्डहुड में ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या फिर पीडीडी डायग्नोसिस हो गया है, उनमें कुछ कोमोर्बिडिटीज़ लेके आते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, घबराहट की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा कॉमन होती थी कि बच्चा घबराने ज़्यादा लग गया है। ज़्यादातर जैसे दिवाली के आसपास में ऐसे बच्चों को मोर फ्रीक्वेंटली लेके आते थे क्योंकि तब शोर होता है। तो उन बच्चों को अगर शोर से घबराहट हो रही थी तो वो चीज़ बढ़ जाती है उस नॉइज़ से, या फिर कई बार लेके आते हैं कि बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आने लग गए हैं कि अचानक चिड़चिड़ा होने लग गया है, या फिर कई बार कि सामान को फेंकने लग गया है। ऐसी कंप्लेंट लेके कई बार पेरेंट्स आते हैं। तो फिर धीरे-धीरे वो चीज़ जब एक पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमें एक बार साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए, तब फिर वो हमारे पास उनको लेके आते हैं। तो जनरली जब ये साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं या लाए जाते हैं, हाँ। तो डायरेक्टली मतलब पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स खुद आते हैं या थ्रू रेफरल आते हैं? मैं ये समझने की ज़्यादातर कोशिश इसलिए कर रही। हाँ, ज़्यादातर ऐसे जो बच्चे एडल्ट्स को लेके आए जाते हैं उनको जो यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट भेजते हैं कि नहीं एक बार यू शुड कंसल्ट ए साइकियाट्रिस्ट आल्सो, क्योंकि अगर उनमें मूड डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या फिर अचानक बच्चा चिड़चिड़ा होने लग गया जो कि शुरू में चिड़चिड़ा नहीं था, तो वो हुँ, सब हुँ। अगर सिम्पटम्स आने लग जाते हैं, बिहेवियरल इशू, मूड मूड इश्यूज़, तब फिर वो लोग हमें हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। कई बार कुछ पेरेंट्स डायरेक्टली भी हमें अप्रोच करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो शेखू एक और चीज़ जाननी थी कि जी। जो क्या-क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती है ऑटिज़्म में? ये इसलिए पूछ रही हूँ कि ताकि जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी है जो हमारे मेजर व्यूअर्स हुँ, हैं, हुँ। तो उनको पता लग सके कि ऑटिज़्म का बच्चा या एडल्ट उनके पास आता है और इन कंप्लेंट्स के साथ आता है, तो मे बी द साइकियाट्रिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू बी रेफर्ड टू। अगर हम साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज़ की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे में घबराहट ज़्यादा होने लग जाती है या फिर वो बेचैन रहने लग जाता है या फिर चिड़चिड़ा होने लग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसको एंग्जायटी हो रही है, जो कि हुँ, कोमॉर्बिड टू पीडीडी या फिर है, ऑटिस्टिक डायग्नोसिस के हैं। या फिर कई बार उसमें चिड़चिड़ापन इस हद तक चला जाता है कि वो कई बार रिएक्शन टू चिड़चिड़ापन, वो सोशली थोड़ा विड्रॉल हो जाता है, थोड़ा बहुत जिनसे इंटरेक्शन बच्चे का था उनसे इंटरेक्शन करना कम कर जाता है, सडन मूव एंगर आउटबर्स्ट होने लग जाते हैं बच्चों में। तब उन्हें हम लोग उन्हें या तो डिप्रेशन में देखते हैं, डायग्नोसिस डालते हैं, या फिर ग्रोसली मूड डिस्टर्बेंस में डालते हैं। तो ये कोमोर्बिडिटीज़ कॉमन है ऑटिस्टिक बच्चों में। बाकी
मेडिकल कोमोर्बिडिटीज़ भी हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकल में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कोमोर्बिडिटी में पाया जाता है। अच्छा, तो मैं इससे ये समझ पा रही हूँ कि अगर कोई डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म अगर कोई एडल्ट है या बच्चा है और वो इन सिम्टम्स के साथ आता है, तो हाँ जी। दिस आर टू बी रेफर टू अ साइकाइट्रिस्ट। जी, अगर बच्चे में ज़्यादा घबराहट है, बच्चा कुछ बातें सुन नहीं रहे जो कि पहले सुन रहा था, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके वो चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, तब उसको उनके पेरेंट्स को या फिर प्राइमरी केयर गिवर्स को एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपने प्राइमरी केयर गिवर्स बोला, तो मुझे ये जानना था कि साइकाइट्री रिलेटेड ऑटिज्म के जो केयर गिवर्स हैं, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है साइकाइट्री अगर रिलेटेड मैनेजमेंट में? जी, सबसे पहले तो हम लोग केयर गिवर्स की बात करें तो केयर गिवर्स यूजुअली प्राइमरी केयर गिवर्स पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई और केयर टेकर होता है। तो सबसे पहले तो उन्हें समझना होगा कि ऑटिस्टिक अगर डायग्नोसिस है तो उसके बारे में सबसे पहले उन्हें साइको एजुकेट किया जाता है। उन्हें समझना होगा कि हमारे बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट दैट कैन बी मैनेज प्रॉपरली विद चेंज इन बिहेवियर। खुद के बिहेवियर में खुद का परसेप्शन बच्चे को लेके क्या है, या फिर एडल्ट है तो एडल्ट को लेके क्या परसेप्शन है, उसको चेंज करके काफ़ी हद तक हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट बोला जाता है कि ये बच्चे होते हैं या फिर ये एडल्ट्स होते हैं, ये न्यूरो डाइवर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑटिस्टिक एक डिसऑर्डर है, बट कुछ कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि ये कोई एक डिसऑर्डर नहीं है, ये न्यूरो डाइवर्सिटी है। जैसे किसी को अगर हमें हम लोग 80% 90% लोग हैं कि हम लोग किसी को स्माइल कर रहे हैं तो उसको देख के स्माइल कर रहे हैं, तो हमने उसको नॉर्मल बिहेवियर बना दिया है। बट अगर कोई पीडीडी का बच्चा है या फिर ऑटिस्टिक का बच्चा है, वो किसी के स्माइल करने से या फिर कोई साउंड से, पर्टिकुलर साउंड से, या कोई सेंसरी या फिर इमोशनल इश्यू से अगर वो सडनली ऑफेंड हो रहा है या फिर वो उसमें प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एबनॉर्मल है। हमें पेरेंट्स को और केयर गिवर को भी यही बताते हैं कि हम लोग इसकी क्यूज़ को समझिए। इसकी जो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे में एंग्जाइटी प्रोवोक हो रही है या फिर जिसमें बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करिए और प्राइमरी केयर गिवर उस सिचुएशन को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार बच्चे साउंड को लेके ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर वो नॉइस है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और बच्चा एंग्जाइटी में जा रहा है या फिर उसमें बिहेवियरल इशू आ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी होगी कि उन उन पर्टिकुलर साउंड्स को प्रिवेंट किया जाए कि वो बच्चे के पास हो, या फिर बच्चे को उस चीज़ से थोड़ा सा हमें एडल्ट को या फिर बच्चा को उससे थोड़ा दूर ले जाए। या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें अवॉइड नहीं किया जा सके, तो उसमें हमें बच्चे पे रिएक्शन नहीं करना होता है। उसमें हमें समझना होता है कि वो एडल्ट या बच्चा है, वो उस उस वो उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है, तो हमें उसको विद टाइम उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। यस, इट वाज अ वेरी पावरफुल मैसेज। जैसे आपने बताया कि उसकी कंडीशन को एक बीमारी की तरह ना देखते हुए ये समझने की ज़रूरत है कि ये न्यूरो डाइवर्सिटी है। सो जी। बच्चा जो है वो न्यूरो डाइवर्स है। तो जनरली मुझे जब ये एक्सप्लेन करना होता है, मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि हो सकता है कि आप राजमा चावल खाते हो सकता है कि मैं पोहा खाती हूँ, तो कौन इनमें से नॉर्मल है और कौन एबनॉर्मल है, ये तो नहीं जान जी। पाते। तो दिस ये इज़ हम ऑल लोग अबाउट उस न्यूरो। ये हम लोग उसको जज नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। ये जो भी हमारे इस सोसाइटी में या फिर हमारी इस वर्ल्ड में होता है, वो यूजुअली हम लोग बचपन में जब पैदा होते हैं तो हम लोग कंडीशनिंग से सब कुछ सीखते जाते हैं कि हुँ, हमें देख के हम लोग छोटे बच्चे को देख के स्माइल करते हैं तो वो सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है, आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर देता है। बट ये सब चीज़ें हमारे विद टाइम हमने लर्न करी है, ये हमारे इनेट बिहेवियर नहीं है।
तो हम लोगों ने उसे नॉर्मल बना दिया, बट ऐसा नॉर्मल और एबनॉर्मल का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम लोग एक 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 चीज को फॉलो कर रहे हैं, और जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो उस चीज को इम्बाइब नहीं कर पाता है, तो वो दूसरी पाथ को फॉलो कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है, हमें राइट। आइडेंटिफाई करना चाहिए। उस ऐसे यस। बिहेवियर को हमें वैल्यू करना चाहिए, रेदर देन उसे हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करें, या फिर उसे डिसऑर्डर बनाकर उसको हम लोग कंटिन्यूसली सोचें कि नहीं इसे हमें ट्रीटमेंट करना है। हमें देखना चाहिए कि किन सिचुएशन में वो बच्चा या एडल्ट कंफर्टेबल रहेगा, किन पर्टिकुलर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में अगर वो फिट बैठता है, तो हमें वो चीज़ उस बच्चे में या फिर उस एडल्ट में डालनी होगी। और ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ कुछ केसेस में अगर हम लोग ऑटिस्टिक की बात करें तो कुछ केसेस में दे आर मोर, मतलब इक्वल टू और मोर इंटेलिजेंट इन सम डोमेन्स ऑफ लर्निंग देन अदर एडल्ट्स। यस, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताई है शेखू। मुझे लगता है कि ये सबने सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल फील करता है, अगर आप उसे वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा देते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर में वो ग्रो कर सकता है। जैसे जी आपने सेंसरी की भी बात करी जी। कि जहाँ कुछ आवाज़ें बच्चे हाँ अवॉइड हाँ करना चाहते हैं, हाँ कोई-कोई बच्चे। तो ये हाँ। सेंसरी ओवरलोड बहुत बार जब हमें इस बात की नॉलेज नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता है, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल। हम सोचते हैं कि ये आवाज़ मुझे, अगर कंफर्टेबल मैं हूँ इस आवाज़ के साथ, इस मात्रा की आवाज़ के साथ, और मुझे लगता है मेरा बच्चा उस पे रिएक्ट कर रहा है या बिहेवियर थ्रो कर रहा है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि दिस माइट बी बिकॉज़ ऑफ ही इज़ फीलिंग ओवरलोडेड विद द सेंसरी स्टिमुलस, द दैट ऑडिटरी पर्टिकुलर सेंसरी साउंड। स्टिमुलस। करेक्ट, करेक्ट। तो इन चीज़ों के लिए हमें अवेयर होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है प्राइमरी केयर गिवर्स के लिए। और क्या-क्या रोल्स हो सकते हैं प्राइमरी केयर गिवर्स के? सबसे पहले इन जैसे हमने बात साइकियाट्री करी, रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़। हाँ, सबसे पहले तो जैसे हमने मैंने बात करी थी कि सेंसरी ओवरलोड कोई भी काइंड ऑफ सेंसरी ओवरलोड है, नॉइस का है, कुछ बच्चों में कलर्स का होता है। जैसे मेरे पास एक बच्चा लेके आए थे, उसको रात को अचानक 12 बजे उसे लगा कि उसे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियो गेम, एक पर्टिकुलर रंग का वीडियो गेम ही उसे चाहिए, जो कि पहले बूम बॉक्स आते थे, वैसा बूम बॉक्स उसे एक पर्टिकुलर काइंड का चाहिए। और वो सुबह तक थोड़ा हाइपर हो गया था, थोड़ा एंग्शियस हो गया था, लेकिन पेरेंट्स भी उसके गुस्से में आ गए थे। लेकिन जब उनके पेरेंट्स को हमने बताया कि ये नॉर्मल है, आप उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, या फिर उसे उस दैट पर्टिकुलर कलर से थोड़ा सा आप उसे बचाओ, तो वो बच्चा उस काइंड ऑफ एंग्जाइटी या फिर उस काइंड ऑफ इरिटेशन नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंसरी ओवरलोड अगर बच्चे में हो रहा है, बच्चा कोई पर्टिकुलर चीज़ से एंग्शियस हो रहा है, जैसे कि कुछ बच्चे डॉग बार्किंग से हुँ, गुस्सा होने लग हुँ। जाते हैं, कुछ बच्चों में स्क्रैचिंग साउंड से चिढ़ने लग जाते हैं, या यस। फिर तेज आवाज़, भीड़ में बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग वो चीज़ अवॉइड करा सकें या फिर वो प्रिवेंट करा सकें, तो वो पर्टिकुलर चीज़ को हम मूड डिस्टर्बेंस या फिर इरिटेशन को अवॉइड किया जा सकता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनमें छूने पे उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चों में छूने से वो रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, हुँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको हम अगर छुएंगे तो वो इरिटेशन में आ जाएंगे, एंग्जाइटी में आ जाएंगे। तो अगर पेरेंट्स को वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि नहीं मेरा बच्चा इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलस से गुस्सा हो रहा है या फिर चिढ़ जाता है, तो हमें पेरेंट्स को बताना होगा कि आप प्राइमरी केयर गिवर्स को बताना होगा कि आप सेकेंडरी केयर गिवर्स या फिर अदर जो रिलेटेड पर्सन है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप थोड़ा सा आप उनको एजुकेट करो कि इन पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, और वो सिचुएशन अगर अवॉइड कर दी जाएगी तो वो थोड़ा सा बेटर फंक्शनिंग कर पाएगा, और उसमें इरिटेशन या एंग्जाइटी थोड़ी कम हो पाएगी। सेकेंडली हम लोग उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर बच्चा कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीज़ से
इरिटेशन में है, तो पेरेंट्स को, स्पेसिफिकली मदर्स को पता होगा कि बच्चे को काम कैसे किया जाए। तो वो चीज़ पेरेंट्स को, प्राइमरी केयर गिवर्स में फादर को भी पता होनी चाहिए कि किन सिचुएशंस में बच्चा काम हो सकता है, किन सिचुएशन में बच्चे में मूड मूड सिम्टम्स नहीं आएंगे, और कैसे करने पे वो बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और वो रिएक्ट कम करेगा। तो ये चीज़ हम लोग करके उनका बर्डन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जो कि बच्चे के कारण पेरेंट्स में भी थोड़ा सा इमोशनल बर्डन अगर आ जाता है तो उसको कम किया जा सकता है। थर्डली हम लोग बताएंगे कि एनी काइंड ऑफ कोमोर्बिड, अगर जैसे हमने बात करी साइकेट्रिक इशू की, कि एंजाइटी मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं, डिप्रेशन देखते हैं, कई बार मूड में एक्साइटमेंट आ जाता है, थोड़े से बच्चे एंगर आउटबर्स्ट हो जाते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो किसी भी कारण से झिझके नहीं, अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है घर पे, तो उसे एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके उन उन चीज़ों का मैनेजमेंट किया जा सकता है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। शिखू, आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है जो मेरे लिए टेक होम मैसेज ये होगा कि बच्चे के, जैसे आपने बताया कि बच्चे के केयर में सिर्फ प्राइमरी केयर गिवर्स ही नहीं, बट द सेकेंडरी केयर गिवर्स और जो जो आपके फैमिली में सपोर्ट में जो जो है, आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो बर्डन एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे ना आए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है मुझे खुद को इस पे काम करना चाहिए। जी। और एक चीज़ आपने जो बताई कि बहुत बार जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, उनमें भी कभी-कभार इमोशनल और मेंटल तरीके के कुछ इश्यूज। मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में होते हैं और अ, खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे समय भी उनको हेल्प लेनी चाहिए जैसे आपने बताया। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट, वो शायद सबको समझना ज़रूरी है कि कोई-कोई चीज़ें ऐसी होती है कि उन सर्कमस्टेंसेस में जाने के बाद बच्चा मेल्टडाउन में जा सकता है, क्योंकि सेंसरी ओवरलोड भी एक रीज़न हो सकता है उसका। तो इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन को हम अवॉइड जितना ज़्यादा कर सके उतना करें, और जब अवॉइड नहीं कर पाएँ तो शायद हम कोई स्ट्रैटेजीज़ जो है, जो आपके थेरेपिस्ट बताते हैं, जो आपके साइकियाट्रिस्ट बताते हैं, जो आपके डीपीज़ बताते हैं, तो उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कि ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे को काम रखने में या तो एडल्ट को काम मदद कर। रखने में मदद करे। जी। यस, यस। सो शेखू, ये एक चीज़ जैसे मैं खुद सब क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हूँ कुछ टाइम के लिए। तो क्या आपके पास केयर गिवर्स आते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन, नॉट ओनली ऑटिस्टिक बच्चे या एडल्ट्स, बट कोई भी केयर गिवर्स हो, सो केयर गिवर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उन्हें ना सिर्फ अ, अपने जिनकी वो केयर कर रहे हैं उनके दवाई का ध्यान रखना होता है, बट ऑल्सो द अदर थिंग्स रिलेटेड, जैसे उनका मानसिक बैलेंस बनाना हो, जिनकी वो केयर कर रहे हो उनको, उनका मोटिवेशन करना हो। तो ऐसी चीज़ों में हो सकता है वो खुद पे ध्यान ना दे सके। तो आपके पास आते हैं कोई केयर गिवर्स, जी, कई या बार उन्होंने पेशेंट्स। आना चाहिए आपके पास? हाँ जी। क्या उन्होंने, केयर गिवर जब उन्हें ऐसी दिक्कत आती है, जब वो खुद ओवरवेल्म फील करते हैं, तो उन्होंने आपके पास सबसे पहले तो ये मुझे पूछना है कि वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और आपके पास आते हैं क्या? सबसे पहले तो अगर किसी भी काइंड, कोई भी काइंड ऑफ सिम्टम्स अगर केयर गिवर को लगे, इसमें केयर खुद गिवर या में। फिर केयर गिवर से रिलेटेड लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान होएगी कि नहीं, इनको थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कई बार कुछ कुछ लोगों में सब क्लिनिकल डिप्रेशन आने लग जाता है, या फिर इरिटेशन होने लग जाता है, वर्क प्लेस पे चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है कि उनको बेझिझक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जाते ही वो लोग दवा लिख देंगे और वो दवा से उनको डिपेंडेंस हो जाएगी, ऐसा हुँ, नहीं है। वो बेटर तरीके से हैंडलिंग बता पाएंगे कि आप खुद की सराउंडिंग में या फिर
दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ चाइल्ड की सराउंडिंग में या फिर पर्टिकुलर पार्टनर के साथ में या फिर फ्रेंड्स के साथ में कैसे कोप अप कर पाएंगे ताकि वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर पाए। तो उनको बेझिझक उनको साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए। इवन कुछ बच्चों में हम लोगों ने मदर्स को बोला है कि अगर आपको एंजाइटी लग रही है तो हम लोग आपको कोग्निटिव थेरेपी के लिए या फिर बिहेवियर थेरेपी के लिए या फिर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के लिए हम लोग आपको एडवाइस कर देते हैं ताकि आप बच्चे की या फिर उस एडल्ट की बेटर तरीके से देखभाल कर पाओ, उस पे रिएक्ट ना करो, उस पे एंगर कभी भी नहीं होना चाहिए। रिएक्शन अगर हम लोग बच्चे को देंगे तो बच्चे में रिएक्शन और ज़्यादा जल्दी आएगी और बच्चा भी उस चीज़ को हैंडल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। राइट राइट। सो काफ़ी बार जो एडल्ट्स या बच्चे हैं उनको तो ज़रूरत मतलब हम थेरेपीज का प्रिस्क्राइब करते ही है, बट एट द सेम टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो केयर गिवर्स या पेरेंट्स को भी थेरेपीज लेने के लिए झिझक नहीं करनी नहीं होना चाहिए। चाहिए। जी। Yes, yes. So, Shekhu, we are at the last segment of the discussion. तो आपको अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अगर कुछ मैसेज देना है रिलेटेड टू साइकाइट्रिक इश्यूज इन ऑटिस्टिक एडल्ट्स, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो अगर उनके पास कोई भी बच्चा जो कि डायग्नोसिस के बाद आ रहा है कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की या फिर पीडीडी के डायग्नोसिस के बाद आ रहा है और उनमें अगर कोई भी काइंड ऑफ बिहेवियरल कंप्लेंट आ रही है, जैसे कि मैंने बताया एंगर इश्यूज आ रहे हैं या फिर टेंट्रम थ्रो कर रहा है बच्चा या फिर कई बार इरिटेशन बेसिक बेसिक नेचर में इरिटेशन में रहने लग जाए या फिर एंजाइटी में है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए कि नहीं, आपको एक साइकेट्रिस्ट का एक बार ओपिनियन लेना चाहिए। अगर आप ओपिनियन ले लेंगे तो वो बच्चे को बेटर हैंडलिंग कैसे करनी है आपको भी बता पाएंगे और बच्चे की को भी हम लोग रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगर बच्चा उसमें रिसेप्टिव रहेगा तो दोनों ही सिचुएशन में बच्चे और उसके केयर गिवर्स के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे मैंने बताया कि केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आप सेंसरी क्यूज़ पहचानिए। अगर बच्चे में कुछ पर्टिकुलर सेंसरी इश्यूज से बच्चा अगर इरिटेट हो रहा है या फिर एंग्शियस हो रहा है तो वो पहचानिए और उनको अवॉइड करने का तरीका ढूंढिए या फिर उनको दूर करवाइए। तो ये चीज़ें अगर हम लोग पेरेंट्स को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी बता पाएंगे तो इससे काफ़ी अवेयरनेस में फ़ायदा होगा। यस, मेरा दूसरा सवाल एक्चुअली केयर गिवर से रिलेटेड ही था, बट आपने वो हाँ जी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर जी। कर लिया है। तो शेखू, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने थैंक यू। आपका समय दिया और you chose to come here for me and for the cause. सो थैंक यू वेरी मच। आपके अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हो तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। और मुझे ये भी जानना है कि आपको किसी ने कांटेक्ट करना है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए तो कहाँ कांटेक्ट किया जा सके वो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। थैंक यू वेरी मच भावना, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ऑल्दो मैं उतना बढ़िया तरीके से डिटेल नहीं बता पाया क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन मेरा टेक होम मैसेज केयर गिवर्स के लिए एज वेल एज लिसनर्स के लिए यही रहेगा कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि कंसेप्ट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी को समझना होगा कि यस। हम लोग इनको एबनॉर्मल नहीं कह सकते हैं। ये बच्चों में एक पर्टिकुलर पाथ से थोड़ा डिफरेंट पाथ है, सेंसरी पाथ है, न्यूरो डेवलपमेंटल पाथ है, बट ये एबनॉर्मल नहीं है। हमें वो क्यूज समझने चाहिए जिनमें वो बच्चे ज़्यादा बेटर फंक्शनिंग कर पाएँ, वो क्यूज समझने चाहिए जिनसे बच्चे की फंक्शनिंग थोड़ी ख़राब हो रही है तो उनको अवॉइड किया जाए। अगर बच्चे में लगे कि कोई काइंड ऑफ इश्यूज आ रहे हैं साइकेट्रिक इशू तो हमें बेझिझक कंसल्ट करना चाहिए एक साइकेट्रिस्ट को। उससे क्या होगा कि बच्चा बच्चा भी रिलैक्स रहेगा, बच्चे की ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, इवन एजुकेशनल फंक्शनिंग भी बेटर हो जाएगी और उसके पेरेंट्स भी रिलैक्स्ड रहेंगे। जी।
बाकी अगर कोई मुझे कंसल्ट करना चाहे तो मैं iClinic.com पे अवेलेबल हूँ। डॉक्टर शेखू बिश्नोई के नाम से उसको सर्च किया जा सकता है। Okay. Thank you so much, Shikhu. थैंक यू भावना। And yes, so we might contact you again. Thank you so much. यस, थैंक यू।